स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर फ्रॉम लर्नर टू लीडर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ एचआर। ये बहुत कॉन्टेम्परेरी टॉपिक है और अक्सर हमें एचआर के पेपर में हम नॉर्मली देखते हैं कि इस टॉपिक पे से ज़रूर क्वेश्चन हमें मिलता ही है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो और कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो। तो आइए अब हम समझते हैं कि फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ एचआर क्या हैं। फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ एचआर पे सबसे पहला चैलेंजेस तो यही है कि कल्चर। आपने हमारी पहले की वीडियो में भी देखा होगा कि हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ भी पढ़े थे। कुछ एम्प्लॉयज़ डोमेस्टिक एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं इंटरनेशनल, कुछ होते हैं कि जिस भी कंट्री के अंदर हमने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की है वहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़। तो हम जब देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड इतना अलग है, तो जो डोमेस्टिक कंट्री के एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी कल्चर भी अलग होंगी, उनकी वैल्यूज़ भी अलग होंगी। और अगर इंटरनेशनल कंट्री का कोई एम्प्लॉय होगा तो उसके अलग कल्चर वैल्यूज़ होंगे। और दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि उनको एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल कल्चर कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि हम ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे कि दोनों को ऐसा नहीं लगे कि हम हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमें अनदेखा किया जा रहा है, कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कल्चर की बात होती है और एक ही हिसाब से काम चलता है और किसी हमारे कल्चर को इग्नोर करते हैं और हमारे सब कुछ छूट रहा है, मतलब हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो सब कुछ छूट रहा है जॉब करते हुए। तो पहला चैलेंजेस मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। देन सेकेंड कॉन्टेम्परेरी चैलेंज ये है कि क्रॉस जनरेशनल टीम, अब भी हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत सीनियर लेवल पे होते हैं और सीनियर लेवल पे होते हैं, तो हम मान सकते हैं कि उनकी एज बहुत होती है। लाइक वो थोड़े अबव अबव कैटेगरी एज के होते हैं, फॉर एग्जांपल 40 to 50 होते हैं। और अगर किसी न्यू कमर ने ज्वाइन की है इंडस्ट्री और वो 25 to 30 के बीच में है, तो एक बहुत बड़ा एक जनरेशनल गैप भी आ जाता है कि दोनों की बातें समझने में भी फ़र्क होता है और एक साथ कोलैबोरेट करने में भी होता है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी सेट नहीं हो पाती। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब भी टीम बनाई जाती है इंडस्ट्री के अंदर, ये नहीं देखा जाता कि किस व्यक्ति को हम किसके साथ जोड़ रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि हम सिर्फ यंग जनरेशन को एक साथ जोड़ें या फिर हम जो ओल्ड जनरेशन या फिर हम कह सकते हैं ये मिडिल लेवल पे है उनको एक साथ जोड़ें। जो टीम बनती है वो बहुत कलेक्टिवली बनती है, उसके अंदर सभी सभी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ होते हैं और सभी फील्ड के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ये दूसरा चैलेंज है। देन कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स से हमें ये समझ आता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया में जब अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो इंडिया के लेबर लॉस अलग हैं और मिनिमम स्टैंडर्ड जो पे के सेट है ऑलरेडी वो अलग है। ऐसे ही अगर हम यूएसए में जाते हैं तो यूएसए के लेबर लॉ अलग हैं, वहाँ के पे स्टैंडर्ड्स अलग है, सभी कंट्री के अलग-अलग हैं। तो एक तरीके से ये भी कंपेंसेशन और बेनिफिट में ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि जो हम बेनिफिट और कंपेंसेशन एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से देंगे तो हो सकता है एम्प्लॉयज़ को लगे कि कंपनी फेयर पे नहीं करती और वो हमारी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड भी ना हो। लेकिन हमारा तो मोटिव सबसे ज़्यादा यही है ना कि हम प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करें और प्रॉफ़िट इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ह्यूमन कैपिटल की नीड ही नहीं पूरी करेंगे, तो वो हमारे साथ काम करना भी पसंद नहीं करेगी। चौथा जो कंटेम्परेरी चैलेंज वो ये है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। हम सब देखते हैं कि अब कितना कितना ट्रेंड है एलजीबीटीक्यू का, है ना? और वुमेन्स का भी उनको डबल रोल प्ले करना पड़ता है। उनका घर का भी काम होता है और अगर वो ऑफिस भी जाती हैं तो बहुत ज़्यादा उनका अनमैनेजेबल काम हो जाता है। तो हम कैसे इंश्योर करें कि सभी सेगमेंट्स को हम इंक्लूड कर पाएँ अपनी लेबर फोर्स के अंदर। तो हमें कुछ पॉलिसीज़ ऐसे भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क फ्रॉम होम है या फिर 2 डेज़ फ्रॉम ऑफिस या फिर 50-50 कैपेसिटी करके। टाटा का एक एग्ज़ाम्पल है कि 50% एम्प्लॉइज़ ऑफिस से काम करेंगे तो 50 घर से काम करेंगे। देन नेक्स्ट डे फिर वो जो घर से काम कर रहे थे वो ऑफिस आके काम करेंगे और जो ऑफिस आके काम कर रहे थे वो अपने घर से काम करेंगे। उनका एक ऐसा प्रोसेस भी है। अमेरिकन एक्सप्रेस की भी अगर हम बात करते हैं तो उनका 3 to 4 डे फ्रॉम ऑफिस एंड बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम ऐसे करके भी उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या सूटेबल है और वो क्या ऑप्ट करता है।
एंड गूगल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस ही है। गूगल है, जैसे कि फेसबुक है, मेटा है, ये सब, क्योंकि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि और ऑर्गेनाइजेशन को तो एज कंपेरेटिवली हमने कम ही नोटिस किया होगा, लेकिन वो इन सभी सभी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करते हैं कि वो कंपनी ज्वाइन करें और अपना कंट्रीब्यूशन दें। देन जो नेक्स्ट चैलेंजेस आता है वो आता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एंड कैरियर ग्रोथ का। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अच्छे से जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका कैरियर चार्ट नहीं बनाया होगा, या फिर हमने ये नहीं डिटरमाइन करा होगा कि क्या किस वक्त पे एम्प्लॉयज़ को कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर उसकी विद द टाइम स्किल्स अपग्रेड नहीं हो रही, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसको ये भी लग रहा होगा कि मेरी एक तो एक स्किल भी अपग्रेड नहीं हो पा रही और मैं पीछे हो रहा हूँ, मतलब मेरी लैग कर रही है स्किल्स। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में यही है कि हम कैसे असेस करें कि, क्योंकि कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन है, तो सभी चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती है, डिमांड भी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कोर्स आज रिलेवेंट है, ज़रूरी नहीं वो कोर्स 1 साल बाद भी रिलेवेंट हो, और उसकी अभी जितनी वैल्यू है उसकी 1 साल बाद भी उतनी ही वैल्यू हो। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी पॉलिसी अगर हमने पहले से बना के रख रखी होगी और हम उस व्यक्ति को अभी दे रहे होंगे पॉलिसी, तो हो सकता है वो कोर्स की, उन प्रोग्राम्स की वैल्यू कम हो गई हो और वो अब इतने रिलेवेंट भी ना हो। तो हमें जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, उनको रेगुलरली अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो करंट ट्रेंड में हैं, जिससे कि एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट हो, हम और ऑर्गेनाइजेशन को भी हो, तो हम ऐसे मेजर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो चैलेंजेस आता है वो ये आता है कि हम कैसे, जो चेंज है, फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे भी होते हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज होते हैं। अगर हम देखेंगे पीएसयू का, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो पीएसयू में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब है तो हमें क्या ही ज़रूरत है इतने अपने आप को चेंज करने का, हमें अपने आप को अपडेट करने का। लेकिन एक टाइम के साथ चेंज होना, वो हमारी सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बढ़ाता, वो हमारी स्किलिंग भी करता है और हमारी ओवरऑल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी करता है। तो एक ये भी चैलेंजेस है कि हम उस चेंज को कैसे इतनी ईज़ से एम्ब्रेस कर पाए, लाइक सभी को हम इंश्योर कर पाएँ कि वो चेंज लाने के लिए थ्रू अपनी स्किलिंग, या फिर हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या अपने काम के तरीके को चेंज कर कर कैसे कंट्रीब्यूशन दें, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। देन टैलेंट रिटेंशन, हम देखते हैं कि जेन ज़ी जनरेशन की जैसे अगर हम बात करें, तो जेन ज़ी जनरेशन जो है वो ये देखती है कि उनको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी वाइब्स मैच हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल जो एनवायरनमेंट है उनके लिए सूटेबल है, उनकी कैरियर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट हैं भी या नहीं है। अगर कुछ उनको लगता है कि नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस टाइम कम देर तक जुड़े रहना पसंद करते हैं और वो शिफ्ट करते हैं, लाइक वो बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं, एज कंपेयर्स टू दी जो ओल्डर जनरेशन होंगे, वो उनको लगेगा कि अब हम कितना ही उसको चेंज करेंगे, लाइक अपने आप को कितना ही अपग्रेड करेंगे। लेकिन जो जेंजी और जो न्यू जनरेशन होगी, वो बहुत फ्रीक्वेंटली, अगर उनको अपनी कॉम्पेटेबिलिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा, तो वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल, एक चैलेंजेस ये भी है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसकी वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, तो अगर वो सेल्स का है, या फिर अगर हम फाइनेंस का लें, तो उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस की स्किल्स इतनी अच्छी है कि वो बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाता है। अगर वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन से चले जाएगा, तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी जब तक कि दूसरा एम्प्लॉयी नहीं मिल जाए। और हमें ये भी नहीं पता कि जो दूसरा एम्प्लॉयी मिलेगा, वो कितना कंपैटिबल होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्या वो उसकी वैल्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के साथ मैच हो पाएँगी कि नहीं हो पाएँगी? अगर नहीं हो पाई, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो भी छोड़ के ना चले जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि लॉस भी होगा। उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे तो कॉस्ट खर्च होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की। देन नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है कि वर्क लाइफ बैलेंस एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज। लाइक हम इतने विटनेस करते हैं कि डिप्रेशन, जो कि एक ऐसी, हम कह सकते हैं कि एक बीमारी ही है, जिसका हम अब एक दूसरे को बताना भी पसंद नहीं करते। और
इतने प्रेशर में, इतनी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ पे हर कोई सिर्फ यही चाहता है कि हम कैसे आगे बढ़ें, तो वो अपने आप को इतना अच्छा करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कभी-कभी इतने इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं कि वो अपनी मेंटल बीइंग का, मेंटल वेलनेस का, हेल्थ का, इन सब का ध्यान रखना भूल जाते हैं। लाइक वो सोशल इंक्लूजन को भूल ही जाते हैं, सोशली एक्सक्लूड हो जाते हैं सोसाइटी से, वो अपने में मस्त रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो भी वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो एक तरीके से मेंटल प्रेशर उनका बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और वो नेगेटिवली फिर उनकी हेल्थ पे भी और उनके जो काम का स्टाइल है, जो उनकी लाइफ का बैलेंस है, उस पे भी इम्पैक्ट करता है। देन नेक्स्ट चैलेंजेस क्या होता है? इनएडुकेट स्किलिंग। लाइक हम अभी देखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्स इंसान है और उस एक्स व्यक्ति है, एंड उस एक्स ने 2004 के अंदर, हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएट पास करी है बीटेक के अंदर, तो 2004 के अंदर जो कोर्स प्रोग्राम होगा, कोर्स करिकुलम होगा बीटेक के अंदर, वो हो सकता है कि वो अलग हो, उसकी जो वैल्यूज हो, जो उसका हमें समझाने का तरीका हो वो अलग हो, जो उसकी वर्थ हो प्रोग्राम की वो अलग हो। और जो प्रोग्राम अभी जिस भी ग्रेजुएट ने, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो अभी सिर्फ 2025 में ग्रेजुएट हुआ है, तो उनकी दोनों स्किलिंग में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। अगर वो व्यक्ति जो 2004 के अंदर ग्रेजुएट हुआ है वो अपडेट नहीं करेगा टाइम टू टाइम, तो उसकी स्किलिंग एक एक टाइम पर आने के बाद वर्थ इट रहेगी ही नहीं। क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जा रहे हैं और हर चीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही रहा है, सारे काम मशीनों से होते हैं। तो लाइक हमें स्किलिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्किल ही नहीं होंगी तो फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं हो पाएंगे, और फिर हमें लगेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट उस काम को रिकॉग्नाइज नहीं करती, हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती, और वो अल्टीमेटली हमें मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा जो कि ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। तो आप ऐसे करके अपने एग्जाम्पल्स को, इसके अंदर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को ऐड करके अपने एग्जाम आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियो के लिए फॉलो कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर अ, आगे की वीडियोस आएंगी, तो उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी अपनी स्टडीज़ के अंदर हेल्प मिले। थैंक यू।